जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ई मिशन में। तो आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें हम पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और कौन कौन से चेंजेस सरकार ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी में किए हैं और कौन से चेंजेस अच्छे हैं और कौन से खराब हैं या इनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है हमारी सरकार को। तो सबसे पहला जो अगर हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो शिक्षा नीति में बदलाव आया था वो 1968 ईस्वी में लाया गया था। फिर इसके बाद 1986 में दूसरा और उसी में थोड़ा सा संशोधन किया गया था 1992 में। फिर इसके बाद जो अब तक की तीसरा सबसे बड़ा संशोधन है हमारी एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो 2020 को लाया गया। इसे लाने वाले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में इस पूरे शिक्षा के मसौदे को तैयार किया गया है। और इतनी बड़ी शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए हमारे देश के अलग अलग पंचायत, अलग अलग शहर, यहाँ तक कि हर छोटे से छोटे गांव के लोगों की राय, सलाह और मशवरा लिया गया है। इसके तहत एक और चेंजिंग हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें थोड़ी बहुत क्या चेंजेस आए हैं कि जो अभी तक का हमारा पैटर्न चल रहा था 10+2 नियम के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते थे। आप में से जितने भी लोग अभी तक पढ़ाई किए होंगे उस सभी के सभी 10+2 प्रणाली के आधार पर ही शिक्षा ग्रहण किए होंगे। अब इस 10+2 प्रणाली को चेंज करके 5+3+3+4 चेंज कर दिया गया है और साथ ही स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब ये क्या है 10+2 प्रणाली और क्या है 5+3+3+4 प्रणाली, आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए 10+2 प्रणाली में होता क्या था कि यह स्टार्ट होता था 6 साल से। इसमें राज्य सरकार आपके ऊपर 12 वर्ष तक निगरानी रखती थी, जिसमें आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करते थे। इसके बाद वो आपको फिर छोड़ देती थी, आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से जाके ग्रेजुएशन वगैरह अपना कंप्लीट कर लेते थे। देखिए राज्य सरकार के अंडर में ऐसे होते थे कि जैसे हम एक पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करते थे। आपने जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर दिया होगा तो हम देखते थे कि यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। पर जो यूनिवर्सिटी वगैरह की पढ़ाई होती है उनमें कहीं भी ऐसा हम सुनते नहीं होंगे कि हम यूपी बोर्ड से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड से ग्रेजुएशन किए हैं या छत्तीसगढ़ बोर्ड से हम पीजी किए हुए हैं। तो वहाँ पे पूरी हमारी जिम्मेदारी होती थी किसी न किसी यूनिवर्सिटी वगैरह की। तो उम्मीद है 10+2 समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि 5+3+3+4 ये प्रणाली है क्या। तो इस 5+3+3+4 प्रणाली के अंतर्गत अब सरकार आपके ऊपर 3 साल की उम्र से ही निगरानी रखना स्टार्ट कर देगी और यह स्टार्ट होगा 3 साल की उम्र से। और इस प्रणाली को अलग अलग स्टेज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला स्टेज होगा आपका फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बच्चे 5 साल तक सरकार की देखरेख में रहेंगे। फाउंडेशन स्टेज को 2 क्राइटेरिया में बांटा गया है। पहला 3 साल तक, 3 साल तक आपको प्ले बोर्ड स्कूल होगा और उसके बाद जो 2 साल का गैप होगा उसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड क्लास की पढ़ाई की जाएगी। प्ले बोर्ड स्कूल वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का होमवर्क वगैरह नहीं दिया जाएगा। उनको स्कूल में ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा ताकि आप आइए और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से खेलिए। यानी आप 3 साल तक केवल खेलेंगे बहुत अच्छे तरीके से स्कूल के अंदर। और फिर जो अगला 2 साल का स्टेज होगा आपका, उसमें आप पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट करेंगे बिना किसी एग्ज़ाम के। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब आप इन 3 साल और 2 साल की पढ़ाई केवल खेल खेल में, मस्ती मजाक में अच्छे तरीके से कर लेंगे। इससे बच्चों का स्कूल के प्रति इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सरकार ने इन नीतियों में इसी को शामिल किया है ताकि बच्चे स्कूल से बोर ना हो। और टीचर को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन बच्चों को, जैसे घर पे गार्जियन अपने छोटे बच्चों को खिलवाते हैं, उसी तरीके से स्कूल में वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खेलने देंगे। उन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। चाहे उनको किसी भी प्रकार का ड्रेस, होमवर्क, ये सब कोई झमेला झंझट नहीं रहेगा। अपने मर्जी से वो सिर्फ स्कूल आएंगे और जैसे घर पे खेलते थे वो वैसे आके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप खेलेंगे। ये पहला स्टेज क्रॉस करते हैं 5 साल यानी 5 साल वाला,
तो इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे स्टेज में, 3 साल वाले स्टेज में। अब ये 5 साल में हम लोग कौन सी क्लास में पहुंच चुके होते हैं? तो हम लोग पहुंचे होते हैं 2 में, क्योंकि 3 साल तो खेलने में प्ले बोर्डिंग स्कूल में चला जाएगा और 2 साल में हम क्या आएंगे? क्लास 2 में। फर्स्ट और 2 तक यहाँ पढ़ाई करने के बाद अब हम कहाँ पहुँचेंगे? 3 में। तो जो हमारी सेकेंड स्टेज होगा, इनमें 3 साल तक का स्टेज होगा ये, जिसमें बच्चे 8 साल से 11 साल की उम्र तक यहाँ पे रहेंगे, जिनमें वो 3 से लेके 5वीं तक की पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे। अब इस स्टेज में क्या होगा? बच्चों की एक्टिविटी प्लस स्टडी पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब अब खेल खेल के साथ उनको थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाएगा, थोड़े बहुत होमवर्क दिए जाएंगे, और साथ ही यहाँ से एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा। अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्लास तक किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपको वहाँ सीधा ही प्रमोट कर दिया जाएगा। आप खेल खेल में ही पहला और दूसरा क्लास कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ये दूसरा स्टेज होगा, प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। यानी आप तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में जब पढ़ेंगे तो एक्टिविटी यानी खेलने के साथ साथ आपको स्टडी भी करवाई जाएगी। यानी अब धीरे धीरे बच्चों को स्टडी के साथ जोड़ा जाएगा। और साथ ही यहाँ पे सरकार ने ये भी बोला है कि आप यहाँ पे पढ़ाई अपनी मदर लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप एक किसी नेशनल लैंग्वेज को ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, और साथ ही आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का है तो वो मराठी में, तमिल है तो तमिल में, तेलुगु है, कन्नड़ है, जिस भी भाषा में रहने वाले हैं वो उस भाषा में वहाँ की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ सरकार ने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई कीजिए। आपकी मर्जी हो या स्कूल का मर्जी हो तो वो इंग्लिश में पढ़ा सकता है, अगर उसकी मर्जी है तो वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। ठीक है। अब अगली जो स्टेज आता है हमारा, वो आता है मिडिल स्टेज। अब इस मिडिल स्टेज में क्या होगा? इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज किए गए हैं। तो मिडिल स्टेज में आपको एक इंडियन लैंग्वेज दी जाएगी पढ़ने के लिए। मदर लैंग्वेज के बाद अब यहाँ पे एक आपको इंडियन लैंग्वेज दी जाएगी। इंडियन लैंग्वेज में जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, तो हम इनमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। अब इसमें बच्चे 6 to 8 क्लास तक पढ़ेंगे, क्योंकि जो दूसरा स्टेज था हमारा ये वाला, इसमें हम लोग 3 साल का प्ले ग्रुप और प्लस पहली और दूसरी क्लास कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद इस 3 साल में हमने क्या देखा? तो हमने यहाँ पे पहुँचे थे हम 3 से 5 में, जिसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी के साथ स्टडी करना भी स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे लैंग्वेज हम एक नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, साथ के साथ अपनी मदर लैंग्वेज यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ क्या होगा कि जो अब अगला स्टेज है मिडिल स्टेज, इसमें जब बच्चे 6 से 8 तक पढ़ाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा? अब 6वीं क्लास से ही बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। आज के ज़माने में कंप्यूटर की इतनी भारी डिमांड को देखते हुए कंप्यूटर का सिखाया जाना बेहद ज़रूरी है, जो कि सरकार ने इस नीति में ध्यान रखते हुए बच्चों को 6वीं क्लास से ही अब कोडिंग सिखाने का फैसला किया है कि जो छोटे बच्चे होंगे उनको 6 क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी कंप्यूटर में। साथ ही साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है व्यावसायिकरण के माध्यम, व्यावसायिक कुछ उनको सिखाया जाएगा, जैसे उनको सिलाई, माली वाला काम, बढ़ई वाला काम, बिजली का काम, कारपेंटर का काम, इस प्रकार के किसी एक काम को उनको सिखाया जाएगा। 10 दिनों का बीच बीच में गैप चलेगा, जिसमें 10 दिनों तक आपको बिना स्कूल बैग के आना होगा और जहाँ पे आपको यही सारे काम सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद मैथ, साइंस प्लस आर्ट्स, जैसा अभी तक पढ़ाई लगातार चलती रहती है तो ये तो आपको साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यह स्टेज 4 सालों का होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। अब चूंकि तीसरे स्टेज में हम लोगों ने 8वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, अब यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 9th से 10th, 11th और 12th तक चलेगा। यहाँ पे हम इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर हम चाहें तो जर्मन, चाइनीज़ या फिर किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। हालांकि चाइनीज़ भाषा को अभी यहाँ से दूर रखा गया है कुछ विवाद के चलते, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसे सुधार करके वापस इसे जोड़ लिया जाए। और साथ ही जो अभी तक यहाँ पे सिस्टम चलता था कि 10वीं के बाद हम साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले, अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्ट्रीम का झंझट खत्म हो गया। आपको 9th से ही अपने सब्जेक्ट चूज कर लेने होंगे, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मैथ ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप साथ ही यहाँ पर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा।
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हुआ उनकी बौद्धिक क्षमताओं को, सोचने की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। अब यहाँ रटने वाली प्रक्रिया को ख़त्म करके उनकी समझ को विकसित करने के लिए पूरी तरीके से सिलेबस डिज़ाइन किए जाएंगे, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सोच विचार कर एक बौद्धिक इंसान बन सकें। रट्टा मारने की प्रवृत्ति को ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही बोर्ड्स की वैल्यू ख़त्म करते हुए यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, कि जैसे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, थर्ड, ऐसे करते हुए आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और भैया सेकेंडरी स्टेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम होने से बेनिफिट होगा कि अभी तक बच्चे क्या होते थे, वो भागते थे, सिर्फ बोर्ड के टाइम पे ही पढ़ाई करते थे। तो सरकार ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए, अपनी नीतियों को सुधारते हुए सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रणाली आने से यह होगा कि बच्चे साल भर अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहेंगे पढ़ाई से, और वो लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन का क्या हाल चाल होगा। तो देखिए, ग्रेजुएशन में कुछ खास प्रकार के बदलाव किए गए हैं। अब जैसे अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे तो बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कुछ भी कर रखा हो। अब चूंकि यहाँ पहले सेकेंडरी स्टेज में स्ट्रीम का झंझट ही खत्म हो गया, अब ना कोई बायो वाला बचा, ना कॉमर्स वाला बचा, ना मैथ्स वाला बचा, तो आगे चल के बीए, बीएससी और बीकॉम भी सब क्या हो जाएंगे, खत्म। यहाँ पर सिर्फ आप एक ग्रेजुएट कहलाएंगे, ना कि आपने बीए किया है, कि बीएससी किया है, कि बीकॉम किया है। ठीक है। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट कहे जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि जैसे आप अगर ग्रेजुएशन में साइंस लेना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते, पर अब ऐसा नहीं होगा। आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए और मैथ्स ले लीजिए। आप चाहें तो मैथ्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले लीजिए और बायोलॉजी ले लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छी नीति है और बहुत ही अच्छा सुधार किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है। अब ग्रेजुएशन को भी 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। आप जब फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन करवाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आपने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक क्या होता था कि अगर हमने एडमिशन करवाया और पढ़ाई छोड़ दी तो हमको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमने पहले ही साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ के हम स्विच कर गए, मान लीजिए कि हमने ग्रेजुएशन में एंट्री लिया, हम मैथ्स पढ़ रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम अपनी अवधि ख़त्म होने के बाद स्विच कर गए, कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए हमें 1 साल का प्रॉपर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हमने अपनी पढ़ाई 2 साल तक कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए हमको डिप्लोमा मिल जाएगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। और अगर 3 साल तक कंप्लीट कर लेते हैं तो डिग्री मिलेगी। और यही नौकरी के लिए या किसी कंपटीशन के लिए यही बच्चे एलिजिबल होंगे जो 3 साल तक पूरी तरीके से अपनी डिग्री कंप्लीट किए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1 साल और 2 साल पढ़ाई की तो आपकी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी। वहाँ आपको सर्टिफिकेट और 2 साल पर डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी, जिससे आपकी वो पढ़ाई क्या रहे, वैलिड रहे, जो कि यह बहुत अच्छा चेंजिंग है। साथ ही साथ आपको री एंट्री पर भी ध्यान दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि जैसे आपने 2 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और आपने बीच में ही छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जब आप फिर से स्टार्ट करते थे तो फिर से स्टार्ट करते समय आपको वापस से पढ़ाई करने स्टार्ट करती थी, जहाँ से आप फिर से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। आप चाहे 3 साल, 4 साल, 10 साल बाद कितने साल भी, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर तक पढ़े, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिला, इसके बाद आप क्या किए कि किसी कारणवश, मान लीजिए पैसे नहीं रहे या जो भी हुआ आर्थिक स्थिति के चलते या किसी अन्य कारणवश आपने पढ़ाई को छोड़ दिया, उसके बाद आप 2 या 3 साल, 4 साल, कितने ही वर्षों के बाद आप आके वापस से एडमिशन करवाना चाहेंगे, तो वो आपकी 1 साल की पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। आप अच्छी तरीके से एडमिशन ले पाएंगे सीधा सेकेंड ईयर में। अगर आपने सेकेंड ईयर तक करके छोड़ा है तो आप थर्ड ईयर में यानी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ग्रेजुएशन अब 4 साल का होगा, तो चौथे साल के लिए ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। इसमें बच्चे जो होंगे वो रिसर्च करेंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर। और पीजी में क्या संशोधन किया गया है, तो भैया पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी और एमकॉम ये सब भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पीछे जब बीएससी, बीए, बीकॉम रहा ही नहीं है किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट चूज करने के लिए, तो फिर अब यहाँ की सारी डिग्रियाँ खत्म रहेंगी, आप सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट कहे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे ग्रेजुएशन 4 साल का कंप्लीट किए होंगे उनके लिए पीजी की डिग्री अब 1 साल की होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको 1 साल की पढ़ाई करनी होगी। अगर जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री किया है उसके लिए ये पीजी की डिग्री 2 सालों की होगी।
अब अगर कोई 2 साल तक किया होगा, सोचे हम पीजी की डिग्री कर लेंगे, तो ना भैया, उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, फिर आप पीजी की डिग्री ले पाएंगे। ठीक है। अब इस नीति के चलते एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, साथ ही पीएचडी को 4 साल का कर दिया गया है। देखिए, इस नई शिक्षा नीति के थोड़े हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि इनमें पॉजिटिव थिंकिंग हमें क्या मिलती है। तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव चीज़ें ये है कि अब सरकार अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्चा करेगी, जो कि अभी तक लगभग 3% के अराउंड है। और साथ ही साथ स्कूल फीस को भी अब नियंत्रण करेगी। बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं जो अपनी फीस को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी लेते हैं साल का। तो अब इनको सरकार अपने दायरे में लेगी। सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल, इनकी एक फीस क्राइटेरिया निर्धारित कर दी जाएगी, ये उससे अधिक फीस नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसके ऊपर एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, एमआरपी। एमआरपी से कम दाम पर ही चीज़ें बेची जा सकती हैं, पर उससे अधिक दाम पर नहीं। पर देखना होगा कि ये क्या फीस निर्धारित करती है सरकार, वो उसके अभी अपने हाथों में है, किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है। जो तीसरा बेनिफिट है वो क्या है कि अब बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि विदेशी शिक्षा में, विदेशों में यह शिक्षा बहुत ही पहले से अप्लाई कर दी गई है। वोकेशनल प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारे बच्चों के अंदर बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा उनको अच्छे से, साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगा। ठीक है। और अब सबसे मेन जो लग रहा है कि अब क्या होगा भैया, रिजल्ट्स जो आएंगे आपके, वो रिजल्ट्स जो आएंगे वो मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। आप अपने मार्क्स को खुद डिसाइड करेंगे, यानी आप सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे अपने आप को कि आप खुद को कितने नंबर देना चाहते हैं। साथ ही अब आपके जो फ्रेंड होंगे फ्रेंड सर्कल में, वो फ्रेंड दोस्त भी आपको नंबर देंगे, और साथ के साथ आपके स्कूल का जो टीचर होगा वो भी आपको नंबर देगा। तो ये नीति सबसे बेहतरीन है। इसमें नंबर तो मिलेंगे, साथ के साथ आप खुद को भी नंबर देंगे, आपके फ्रेंड भी आपको नंबर देंगे, और टीचर्स भी क्या करेंगे, नंबर देंगे। तो इस नीति के तहत अब आपको अपने दोस्तों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा। अब इसका बेनिफिट यह है कि अगर बच्चे शुरुआत से ही उनके अंदर इस प्रकार की भावना विकसित होती जाएगी कि हमको सबको साथ लेके चलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं हमारा नंबर खराब हो जाएगा, तो आगे चल के जब वो 12वीं तक इसी हिसाब से चलते रहेंगे, तो उम्मीद है आगे चल के उनमें इस प्रकार की समझ विकसित हो जाएगी कि लोगों को किस प्रकार से साथ लेके चलना है। एक अच्छे तरीके से लीडरशिप करने की नेतृत्व क्षमता भी उनके अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसमें और क्या किया गया भैया, तो अगला किया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को, टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी को अपने भारत आने का इनविटेशन दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे आके भारत में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। हालांकि यह नियम कांग्रेस सरकार के द्वारा भी लाया जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर आई है अपने यहाँ। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे भारत आती है तो उसे 50 करोड़ रुपए का एक डिपॉजिट रखना होगा, जिसके उसके बाद ही वो अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या कर सकती है, काम स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि मान लीजिए एडमिशन करवाने के बाद अगर वो यूनिवर्सिटी भाग जाती है तो 50 करोड़ रुपए उन बच्चों को वापस किए जा सकेंगे। साथ के साथ अब एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। उन डिपार्टमेंट्स का काम होगा कि जैसे कुछ का काम सिलेबस डिसाइड करना, कुछ का काम पेपर कंडक्ट करवाना, कुछ का होगा टीचर्स की वैकेंसीज को देखना। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ ही हर एक टीचर को 4 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत उनको यह सिखाया जाएगा कि आपको बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है, पढ़ाना है, कैसे समझाना है, और आपको किस तरीके से बिहेवियर करना है। ठीक है। अगर इसके थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट की बात करें, तो जो तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को रीजनल लैंग्वेज, यानी हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए है, यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश का थोड़ा डीमोटिवेट किया गया है, मतलब डीमोनेटाइज किया गया है। तो इससे बच्चों में थोड़ी इंग्लिश से दूरी होगी। इंग्लिश से दूरी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि विदेशों में जाके यहाँ से काम करना। अब चूंकि अगर हमें विदेशों में जाके नौकरी करनी है तो हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अच्छे तरीके से इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करे। हालांकि सरकार ने कहीं भी यह कहा नहीं है कि आप इंग्लिश कंपलसरी है, मस्ट है। उसने यह कहा है कि आपकी मर्जी हो तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।